में से 3 क्वेश्चन आएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होगा और उसमें केवल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बस अगर याद है तो कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। 2 क्वेश्चन मतलब सिंपल रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा सॉल्व करने के लिए, तो उसको भी अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग हैं यहाँ पे तो कैसे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। जैसे मान लो पृथ्वी है, कोई चीज हम लोग ऊपर फेंक देते हैं तो हमेशा नीचे क्यों आती है? कुछ भी अगर ऊपर फेंक देते हैं तो हमेशा वो नीचे ही आती है, तो किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो इसका मतलब अगर कॉमन सेंस अगर हम लोग लगा के चलेंगे तो कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, चाहे याद हो चाहे ना हो। सीधा सा फंडा है, क्योंकि हम लोग ये पढ़ने के लिए बैठे हैं कि हमको ये सीखना नहीं है, हमको ब्रेक करना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सीखना थोड़ी है। न सीखने का समय है, न सीखने भर का पढ़ोगे, मुझे पता है। ठीक है, सीधा सा है कि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मुझे कुछ नहीं आता है, फिर भी हम पास होना चाहते हैं। उसका सीधा सा फंडा है। ये सब चीजें बस थोड़ी थोड़ी चीजें अपना सोचो कि हम लोग हैं यहाँ पे अर्थ पे कैसे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कुछ भी फेंकते हैं वो नीचे ही चला आता है ना। ग्रेविटी की वजह से सब कुछ हो रहा है। अब सेंटर का मतलब क्या होता है? मान लिया कि ये पेन है, इसका सेंटर कहाँ पे हो सकता है? सेंटर का मतलब बीच में, मतलब यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, है ना। अगर यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे नीचे इधर गिर जाएगा, तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ बीच में ही रहना पड़ेगा ताकि ये क्या रहे, इस पे पूरी तरह से खड़ा रहे, बैलेंस बना रहे। तो ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आयत की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, वर्ग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, सर्कल का कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही पूछेगा। ठीक है, तो बस उसमें कॉमन सेंस भी तो लगा सकते हैं। अगर आपसे बोल दिया कि कोई ब्लॉक दे दिया, जैसे ये बोल दिया कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए कहाँ पे होगा, ठीक है, तो थोड़ा अनुमान हम लोग अपने से भी लगा सकते हैं कि कहाँ पे हो सकता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बताओ। यहाँ होगा क्या? यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे पेन रख दें और पेन के सहारे बोले कि तुम बेटा ऐसे खड़े हो जाओ, जैसे मान लो ए वाला फिगर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये बना दिया। अब मैं यहाँ पे कह दूं कि अब बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, मतलब एक तरह से समझ लो कौन सा है, हथौड़ा है ना। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक टोटल 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज करते हैं कि इधर से पूछा हुआ है, इस तरफ से एक्स एक्सिस हो गई और वाई एक्सिस हो गई, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बी रहा आपका 22 सेंटीमीटर, सी आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एक बस अनुमान लगा के भी बता सकते हो। सबसे पहले यहाँ 20 वाली पोजीशन कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो क्या ये बीच में रहेगा? नहीं रहेगा यार, इधर का बैलेंस बहुत ज्यादा है, इधर का कम है, अगर इसको हम लोग ऐसे रखें तो नहीं रहेगा, है ना। तो देखो 20 वाला तो ऑटोमेटिक गायब हो गया और इधर तो आएगा नहीं, है ना, तो 22 भी चला जाएगा, बचा कौन? 10, तो जाहिर सी बात है लगभग इधर ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो एक दो ऑप्शन हटा सकते हो, चाहे सॉल्व करना आए चाहे नहीं। अभी सॉल्व करने के लिए बताने लगेंगे तो इसमें फार्मूला लगने लगेगा, तो कहोगे मजा आ नहीं रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए नहीं बता रहे, बट हाँ कुछ ऐसा जरूर बता देंगे कि 2 ऑप्शन तो कट कर ही दोगे। अब 2 में से लगाओगे तो एक चांस बनेगा सही होने का, 4 में से लगाओगे तो मुझे तो यार कोई उम्मीद नहीं लगता है, अब तुम्हारा किस्मत सही रहे, लगा ही दो, है ना, वो तो अलग चीज है। बाकी 2 में से पूरा चांस लगता है कि सही हो जाएगा, है कि नहीं। मेन हम लोग को यहाँ पे यही सीखना है कि सॉल्व कैसे करना है, बस, है ना। तो सबसे पहली चीज सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी है, अगर उसको हम लोग सुई की नोक पे रखें तो क्या रहे? संतुलित अवस्था में रहे। ठीक है, जैसे वस्तु का पूरा भार क्या रहे? संकेंद्रित रहे। जैसे मान लिया कि जैसे मान लेते हैं ये कोई ब्लॉक है, कुछ ऐसा, ठीक है, मान लो 50 किलो का है या कुछ भी है, तो इसका पूरा भार कहाँ पे हो सकता है? जाहिर सी बात है यहाँ पे रहेगा क्या? नहीं हो सकता, इधर भी नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं इधर बीच में ही होगा। ठीक है, तो वस्तु का पूरा भार संकेंद्रित रहे, मतलब हम क्या कहें कि अगर यहाँ पे हम लोग एक सुई रख दें, ठीक है, अगर एक सुई की नोक पे अगर इसको ऐसे रखे रहे तो ये बैलेंस में रहे, मतलब इधर उधर ना हो, तो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीधा सा लॉजिक है कि पूछा जाएगा कि वस्तु यदि किसी वस्तु का पूरा भार
एक बिंदु पर संकेंद्रित है तो उसे क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर होगा गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक क्वेश्चन है उसमें आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप समझ जाएंगे कि वस्तु का पूरा भार एक सुई की नोक पे टिका हुआ है, तो समझ जाइए वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो हम लोग का भी अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है? अदरवाइज हम लोग इधर उधर बैलेंस में नहीं होते। जितना भार हमारा नीचे की तरफ है उसको रोकने के लिए एक बल ऊपर भी लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स नाम सुना होगा, है ना? ऐसे ब्लॉक बनाते हैं, ऐसे ब्लॉक लोग साइंस में पढ़ रहे होंगे कि m का है तो इसका भार mg नीचे की तरफ होता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हो पृथ्वी अपनी तरफ नीचे खींचती है, और किसकी वजह से खींचती है? ग्रेविटी की वजह से। तो इसीलिए जो इसका भार था, जो इसका द्रव्यमान था, उसमें क्या किया? g से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, तो अगर पृथ्वी इसको अपनी तरफ नीचे खींचती तो हम लोग जमीन में नहीं घुस जाते। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या हुआ? एक प्रतिक्रिया बल भी लग रहा है, रिएक्शन फोर्स। तो ये इसके बराबर होता है, जिसकी वजह से हम लोग पृथ्वी पे चल पाते हैं, अदरवाइज हम लोग चल नहीं पाएंगे। तो अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आते हैं मेन पॉइंट पे। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर आपसे बोलेगा कि यदि किसी वस्तु का भार किसी एक बिंदु पे संकेंद्रित है तो उसे क्या कहते हैं? आपसे बोला जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा ऑप्शन रहेगा देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो सकता है और केंद्रक भी हो सकता है, सेंट्रॉइड भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि मतलब ऐसे गोलाकार सरफेस के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चपटा सरफेस होगा, है ना, जैसे मान लो वृत्त हो गया, तो उसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। मतलब चपटी सतह के लिए उसी का नाम केंद्रक हो जाएगा, और बिना चपटी सतह के लिए गुरुत्व केंद्र होगा, ठीक है? तो बिना जैसे मान लो बिना चपटा यानी फुटबॉल, फुटबॉल देखे हो कि नहीं? गोला, है ना, वो चपटा है क्या? नहीं, वो चारों तरफ से ऐसे सॉलिड है, तो उसका जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। बट अगर साइकिल का पहिया, साइकिल के पहिए को अगर ध्यान से देखो तो वो तो चपटा है ना, वो तो ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना, वो तो एकदम फ्लैट है, तो उसका जो सेंटर होगा उसको केंद्रक बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? दो चीजें। तो आपसे पूछा जाएगा चपटी सतहों के लिए वस्तु का अगर पूरा भार एक जगह पे केंद्रित है तो उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक, है ना, और बिना चपटी सतहों के लिए गुरुत्व केंद्र। क्योंकि क्वेश्चन अगर घुमा के पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है, इसलिए बता रहे हैं। अदरवाइज सिंपल सा पूछेगा तो बस यही पूछेगा कि वस्तु का पूरा भार किसी एक बिंदु पे संकेंद्रित है तो इसे क्या बोलेंगे? गुरुत्व केंद्र। ये समझ में आ गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी सोचते हैं क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे पहला शेप हो गया आयत, ठीक है? आयत, आयत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा रविंद्र? आयत का नाम सुने हो? कहां है आयत? कौन है ये आयत? बताओ। क्योंकि देखो बोलेगा आयत का गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा, तो सोचोगे ना कहां पे होगा, आंसर बीच में थोड़ी रहेगा। आयत के बारे में सोचोगे आयत होता क्या है, तो आयत देखोगे सामने दीवार जो है वहां से लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये पूरा आयत है। इसका गुरुत्व केंद्र कहां पे होगा? कहोगे सर ये बीच में होगा। जैसे मान लिया ये ब्लैक बोर्ड है, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है? आयत है। इसका गुरुत्व केंद्र कहीं यहीं बीच में होगा। अब ये बीच वाला पॉइंट मिलेगा कैसे? उस कोने से इस कोने मिला दो और उस कोने से इस कोने मिला दो, जो मिलेगा वही क्या है? आयत का बीच का पॉइंट है, यानी गुरुत्व केंद्र है, यानी विकर्णों के कटान बिंदु पे। देखो जब वहां से यहां मिलाओगे उसको क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे, है ना। और ये भी क्या है? वहां से वहां तक विकर्ण है, और दोनों जहां पे कट किया वो क्या होगा? गुरुत्व केंद्र। समझे? तो आयत का बोलेगा तो बोलेंगे विकर्णों के कटान बिंदु पे। आयत का हो गया, वर्ग का हो गया, ठीक है, समचतुर्भुज का हो गया, सब एक ही रहेगा। आयत का, वर्ग का, समचतुर्भुज का, ठीक है। जैसे जितने ये क्वाड्रिलेटरल वाले हैं जिसकी चार भुजाएं होती हैं, इसकी चार भुजाएं होती है ना आयत का। क्या आयत नहीं जानते हो? अब तो बता दिए ना, ब्लैक बोर्ड ही आयत है। ठीक है, तो विकर्णों के कटान बिंदु पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। वृत्त का कैसा होता है रविंद्र? गोलाकार। तो वृत्त का जो केंद्र होता है वही क्या है? गुरुत्व केंद्र, क्योंकि पूरा भार तो वहीं पे स्थित रहेगा। हम लोग इसको ऐसे बना भी लेते हैं, इसका डायग्राम भी बना ले क्या बीच में, है ना, कि ए हमारा क्या हो गया? आयत हो गया, ABCD बीच में बना लेना ताकि याद रहे। तो इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे, तो ये जो मिलेगा यही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG लिख लेना, तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा होता है, तो याद भी रहेगा। वृत्त की अगर बात करें
तो वृत्त हमारा कुछ ऐसा गोलाकार होता है, इसका जो एक केंद्र है, ये यही तो केंद्र है ना, तो इसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी केंद्र पर। इसका आंसर हो जाएगा केंद्र पर। वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहां पे होता है? केंद्र पर। देखो कंफ्यूजन वाले मैं एक साथ लिखता हूं यहीं पे डायरेक्ट, जिसमें कंफ्यूजन होता है दोनों में। एक हो गया आपका त्रिभुज और एक हो गया आपका शंकु। इन दोनों बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि किसका क्या होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। त्रिभुज का शेप देखो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, तो इसकी ये त्रिभुज की यहां से यहां तक क्या होती है? हाइट होती है, ऊंचाई, ठीक है। और जो शंकु होता है उसका भी शेप कुछ इसी के जैसा ही होता है, ऐसा होता है, बस यहाँ पे ये क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। तो ये शंकु की ऊंचाई हो जाती है। अब बड़ी समस्या आती है कि कहां पे होगा, क्योंकि एक का आंसर होता है h/4 और एक का आंसर होता है h/3, है ना। तो बताओ किसका क्या होगा? याद तो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, याद करना पड़ेगा कि अगर ये सॉलिड है तो इसका वजन कुछ ज्यादा होगा, सही बात है कि नहीं। तो वजन ज्यादा होगा तो ये पॉइंट और नीचे की तरफ ही आएगा। बात को समझो, अगर यहाँ पे जैसे सॉलिड है तो इसका वजन कुछ ज्यादा होगा, तो अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर का है, हम मान लेते हैं कि टोटल हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर मान चलते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक आंसर होता है h/3 और एक आंसर होता है h/4, ये हमें पता है, ठीक है। तो जैसे h/3 अगर हम लोग देखें तो 12/3 कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर पे, और यहां से देखें 12/4 तो कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर पे। अब एक चीज ध्यान से समझो, कौन चिल्ला रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि अगर ये शंकु है तो ये नीचे का पार्ट इसका सॉलिड होगा, सॉलिड होगा तो जाहिर सी बात है, और कहां पे होगा इसका सेंटर? और नीचे ही होगा। अरे यार इसका वजन ज्यादा होगा तो सेंटर और नीचे ही तो आएगा, तो इसका मतलब कौन सा? h/4 और नीचे, मतलब 3 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हें याद रहेगा कि ये सॉलिड हो जाता है इधर, तो वजन ज्यादा हो जाएगा नीचे, तो इसका सेंटर और नीचे ही हो जाएगा, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? h/4 हो जाएगा। जब इसका h/4 तो इसका कितना हो जाएगा? h/3। समझ में आया? तो देखो दोनों कंफ्यूजन वाले थे, मैंने समझा दिया, ये नोट कर लो, समझ में आ जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, अब ध्यान से देखो, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्या? कोन, मतलब शंकु, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, अभी देखो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है h/4 फ्रॉम टॉप ऑफ कोन, मतलब कोन के टॉप से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है h/4 फ्रॉम बॉटम ऑफ कोन, मतलब बेस से, आधार से, ठीक है। उसके बाद h/3 फ्रॉम टॉप, h/3 फ्रॉम बॉटम, या फ्रॉम बेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बेस या बॉटम एक ही चीज हुआ। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर ई, 3h/4 फ्रॉम टॉप। ऑप्शन नंबर एफ, 3h/4 फ्रॉम बॉटम। उसके बाद 2h/3 फ्रॉम, हाँ, टॉप, रुक जाओ, 2h/3 फ्रॉम बॉटम। ये मैंने इतने ऑप्शन इसके बता दिए, कौन कौन सा सही है ये अब चेक करना है। अब देखो कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया ना। अब इसमें से कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन है, सबसे पहली चीज, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोन, यानी शंकु का गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा। तो सबसे पहले दिमाग में क्या बनाओगे? शंकु। दिमाग में नहीं बना पाओगे तो कॉपी में बना लेना।
शंकु बना लिए। अब एक चीज समझ गए कि इसके दो ही आंसर होते हैं, या तो h/3 या तो h/4, इतना ही हमने पढ़ा है, हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो अब ये शंकु है तो नीचे से सॉलिड होगा, और नीचे से सॉलिड है तो मतलब ऊंचाई उसकी कम, ऊपर तक ही में हमें मिल जाएगा, मतलब ऊंचाई उसकी कम होगी। तो आंसर h/3 होगा कि h/4? h/4 होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊंचाई कम आएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊंचाई ज्यादा आएगी। सही बात है कि नहीं? तो h/4 हमें क्लियर हो गया कि h/4 होगा। अच्छा, जो हम लोग आंसर देखते हैं ना, वो हमेशा कहाँ से देखते हैं? बॉटम से। यहीं से तो हाइट हम देख रहे हैं h/4 कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो बॉटम से h/4 जितने ऑप्शन होंगे वो सही है। ठीक है, तो बॉटम से देखो h/4, ये वाला तो है नहीं, ये टॉप से है, ये बॉटम से है, सही है। h/3 का कोई चांस नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? h/3 का कोई चांस नहीं है। अब ये चीज हो गया 3h/4। अब एक चीज सोचो कि अगर h/4 हमारा बॉटम से है तो ऊपर से कितना होगा? टॉप से 3h/4 ही होगा। नहीं समझे? टोटल यहां से यहां तक कितना था? h था, h में से इसको माइनस कर दिए h/4 को, तो कितना मिल गया? देखो 4h माइनस h यानी 3h/4, और ये कहां से है? टॉप से है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमारी यहाँ पे है। अब आपसे ये भी बोल सकता है कि ऊपर से कितना होगा, तो 3h/4, बेस से कितना होगा? h/4। तो देखो टॉप से h/4, 3h/4 सही है, बॉटम से गलत हो जाएगा। 2h/3 का तो चांस ही नहीं है, एक इसमें आएगा त्रिभुज वाले में, त्रिभुज वाले में टॉप से 2h/3 होगा, बॉटम से h/3 होगा। समझे कि नहीं? तो ये गलत हो गया, मतलब दो आंसर हमारे सही है, बेस से बॉटम से h/4 सही है, टॉप से 3h/4। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि हो सकता है किस्मत खराब रहे और वो बॉटम से याद करके गए हो, टॉप से दे दे ऑप्शन में, तब क्या करोगे? नोट करो, यानी बेलन। अगर बेलन का अगर हम लोग ध्यान से समझें तो बेलन देखो कुछ ऐसा होता है, देखे हो कि नहीं बेलन? ये बेलन हो गया, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई रही h। अच्छा, बेलन में कहां पे लग रहा है कि होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी? बीच में, यानी आधी ऊंचाई पे, है ना? तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, h/2, ठीक है। ऊपर से h/2, नीचे से h/2, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आधी ऊंचाई पे h/2 पर होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। याद हो जाएगा? ये तो दिख के ही पता चल रहा था, कंफ्यूजन वाला जो मेन था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। त्रिभुज और शंकु, वही था कंफ्यूजन, बाकी कुछ नहीं। गोला और खोखला गोला, तो गोला मतलब फुटबॉल, कुछ ऐसा, फुटबॉल ऐसे ही होता है ना, ठीक है। यही तो गोला है फुटबॉल। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है? अरे इसके सेंटर पे ही है यार, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके केंद्र पे ही रहेगा, क्योंकि फुटबॉल चारों तरफ से बराबर शेप का रहेगा ना, तभी तो पैर से मारोगे इधर उधर जाएगा, चपटी चपटा रहेगा तो कहाँ जाएगा, है कि नहीं? तो ये इसके केंद्र पे ही होगा। तो बस इतने ही थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। घन और घनाभ का अगर बोलें तो कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अगर आपसे पूछ लिया घन और घनाभ, ये भी कैसा है? ये जहां पे हम लोग बैठे हैं, हाँ चतुर्भुज टाइप का है, जहां बैठे हैं ये क्या है? घन इसको बोल दें या घनाभ बोल दें? तो इसका विकर्ण कहाँ पे होगा? इस घर का विकर्ण कहाँ पे होगा? उस कोने से लेके इस कोने तक, है ना, और उधर से उस कोने तक, यही होगा। और जहां पे बीच में कट करेगा वही उसका क्या है? केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो घन और घनाभ का भी कहाँ पे होगा? हाँ, विकर्णों के कटान बिंदु पे, मतलब कुछ ऐसे बनता है ना, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा विकर्णों के कटान बिंदु पे होगा, ठीक है। हाँ, जो पहला वाला था उसी में लिख दो ना, पहले वाले में ही, जहां पे आयत वर्ग ये सब लिखा हुआ था, आयत लिखा था, वर्ग लिखा था, समचतुर्भुज लिखा होगा, उसी में बस उसी में दो ये भी लिख दो, घन और घनाभ, उसका भी आंसर तो वही है, विकर्णों के कटान बिंदु पे, तो उसी में लिख दो घन और घनाभ, बस। तो याद हो गया सब अब? क्योंकि देखो यहाँ पे जो खेल है ना, आंसर निकालने का है, ऑप्शन दिया है उसमें से छांटने का है। तो जब तक किताब रहेगी नहीं और चीजें सामने रहेंगी नहीं ना, तो निकाल नहीं पाओगे, याद करने से थोड़ी हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज डाइन, तो एक गांव वाली चुड़ैल नहीं है कि लड़कियों को समझ लिए हो डाइन चुड़ैल है तो एक गांव वाली चुड़ैल नहीं है, कोई और है, ठीक है। अब देखो ये कौन है? न्यूटन का नाम सुने हो?
है ना, फोर्स। तो देखो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूसरा मात्रक होता है डाइन। ठीक है, एक मात्रक होता है न्यूटन और दूसरा क्या होता है, डाइन। ठीक है, अब एक न्यूटन में कितने डाइन, जैसे देखो अब थोड़ा सा कहानी पे ही आ जाते हैं। 1 न्यूटन की अगर हम लोग बात करें तो 1 न्यूटन का मतलब बल की बात हो रही है, ये कितना है बल। अच्छा, बल को क्या पढ़े हो, द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर ma पढ़ा होगा, F बराबर ma पढ़ा है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान को अगर देखो ध्यान से तो द्रव्यमान हाँ ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, मात्रक से समझो, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो न्यूटन है ना, ये एसआई यूनिट है, इसको सीजीएस एमकेएस यूनिट बोलते हैं, और ये वाला क्या है, सीजीएस की बात हो रही है। सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड, यही होता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि किलोग्राम है, ये तो ग्राम में होना चाहिए, और ये क्या है, मीटर में है, ये सेंटीमीटर में होना चाहिए, सेकंड में कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे, तो ये न्यूटन से क्या बन जाएगा, डाइन बन जाएगा, क्योंकि न्यूटन में होता है, एमकेएस में ये सारी चीजें होती हैं, डाइन में सीजीएस में आ जाता है, तो ये सब चीजें चेंज हो जाती है और डाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ऐसा होता है, ऐसा होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। देखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हुआ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है, सेकंड का स्क्वायर। टोटल अगर हम लोग देखें तो 10⁻5 हो जाएगा, 3 और 2 5, ये क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हुआ। तो 10⁻5, और इसी को क्या बोलते हैं, डाइन। ठीक है, तो हमें एक चीज समझ में आ गई, एक नया चीज भी समझ में आ गया कि अगर आपसे पूछ ले कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो 10⁵ डाइन, इसको भी याद रखना है ना। अभी मैंने प्रूफ भी कर दिया कि न्यूटन को लेके चले, 1 न्यूटन को डाइन लेके चले आए, 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा। और एक चीज और याद रख लेना इसी के साथ, 1 जूल में 10�7 अर्ग होता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ए भी दिखेगा, ए भी दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना, डाइन के लिए 10⁻5 है ना, और जो डाइन नहीं रहेगा उसके लिए 10�7, ऐसे याद रखना। बस 2 ही चीजें हैं, ये तो मैंने बेसिक बता दिया है ना, जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, बेसिक बता दिया। इसलिए बताया क्योंकि मुझे पता था कुछ नहीं इसके बारे में पता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि अब सॉल्व कैसे करना। अब देखो यार, इसमें जो चीजें मैंने बताई थी उसका कोई जरूरत नहीं था। अब देखो अब कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। सबसे पहली चीज, बल का मात्रक, अब 2 मात्रक हैं, एसआई या इसी को बोलते हैं एमकेएस बोलेंगे, इसको बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, और एक दूसरा मात्रक हो गया सीजीएस, इसको बोलते हैं डाइन। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, एक न्यूटन में 10⁻5 डाइन, याद हो चुका है। ठीक है, अब देखो कमाल की चीज कि अगर हम लोग ये पढ़े हुए हैं, F इक्वल टू क्या पढ़े हैं, ma पढ़े हैं, m का मतलब होता है किलोग्राम, a का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, इधर का तो हमने मात्रक लिखा, मात्रक ही तो लिखा है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर F का मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन बन गया कि 1 न्यूटन में कितना, तो 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन गया। अगर यहाँ पे 1 डाइन न लिख करके क्या होता, 1 न्यूटन होता, तो आपका ये वाला आंसर सही होता, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो देखो यहाँ से बना, इसी क्वेश्चन से मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसी का मात्रक हम किस में लिख रहे हैं, सीजीएस में लिख रहे हैं। जब इसका मात्रक हमने लिखा था किसमें, न्यूटन में, अरे एमकेएस में, तो हमें न्यूटन मिला था, उसकी वैल्यू मिल गई थी। अब इसी का मात्रक हम किस में लिख रहे हैं, सीजीएस में लिख रहे हैं। और जब सीजीएस में लिखेंगे तो बल का मात्रक क्या होगा, डाइन होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, ग्राम होगा, और त्वरण का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वहां मीटर था और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो बोल सकते हैं कि नहीं 19 इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं?